माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरे सिंपल गुरु एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, बिल्कुल आपने थंबनेल में सही देखा है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको मैं आज जो बताने वाला हूँ, इतना सोच लीजिए कि आपका चैप्टर 1 का जो जितने भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं होगा। यदि ये 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट बढ़िया से कर लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी बुक आप उठा करके, चाहे वो केसीसी ना हो, भारती भवन हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक को आप बना सकते हैं एकदम ईजी तरीके से। बस ये 35 क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए, स्टडी कीजिए, और एग्जाम में ये मेरा गारंटी है कि इससे बाहर नहीं। यदि आप ये 35 क्वेश्चन को बढ़िया से डील कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। यानी कि अंक चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप इससे ही रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको रट्टा नहीं तो मारना है, रट्टा मारना है नहीं आपको, तो सिंपल क्या करना है, टाइप आपको बढ़िया से पढ़ना है, ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर जो है क्लास 10th का, उससे जितने भी क्वेश्चंस था मैंने बहुत सारे एनालिसिस किया, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो बार बार रिपीटेड था, और जो नया टाइप का क्वेश्चन था, वो सारे टाइप के क्वेश्चन को हमने इकट्ठा किया और 35 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आया, ताकि इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आ सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 है एवं उनका 919 है, तो उनका लॉसो क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इस टाइप का सवाल जो है हर एक एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा क्लास 10th में। आपको पता है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है इतना दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं, उनका 900 इतना है, तो लॉसो क्या होगा आपको पता है दोस्तों। यानी कि आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है दोस्तों। क्या इस्तेमाल करना है, तो LCM, समझ रहे हैं ना, LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, A गुने B। यही फॉर्मूला पर ही आधारित ये सवाल है दोस्तों। बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना और ये सवाल आपसे बन जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको जो है दो संख्याओं का गुणनफल जो है, यानी गुणनखंड जो आपको दे रखा है 2166, यानी कि ये दोनों का मान आपको दे रखा है 2166, समझ रहे। और यहाँ पर जो है आपको 900 दे रखा है 19, और लॉसो पूछ रहा है, यानी कि 900 का मान यहाँ से 19 दे रखा है, और आपको LCM आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सिंपली 19 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आपका LCM निकल जाएगा 2166/19। यहाँ से कट के जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यदि A बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने 5 और B बराबर 2 पर पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो इसका कह रहा है कि AB का लॉसो क्या होगा, यानी कि LCM क्या होगा। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर A का मान क्या है, 2 पर पावर 3 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 गुने 3 है तो 3 देंगे, गुने 5 है तो 5 देंगे। और यहाँ से B का मान क्या दिया हुआ है, तो B का मान है 2 पर पावर 4, यानी कि 2 को कितने बार लिखना है, 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ओके। और उसके बाद क्या है, 5 गुने 7 हो जाएगा 5 गुने 7। और LCM यहाँ से आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पेयर कौन कौन सा है, ये पेयर हो गया, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, उसके बाद जो है ये भी आपका पेयर है दोस्तों। तो यहाँ पर LCM का रूल क्या है कि पेयर वाले का एक लेते हैं और बाकी छोड़ करके जो होता है सभी को ले लिया जाता है। तो यहाँ से पेयर वाले से एक निकाल लेना है, इससे भी एक निकल जाएगा, इससे भी एक 2 निकल जाएगा, और यहाँ 5 से भी एक 5 निकल जाएगा। यहाँ पर 3 अकेला है, 2 अकेला है, और 7 अकेला है। तो ये सबको गुना करने के बाद जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, और 40 दूनी 80, और 80 को गुना कर दीजिए, 7 या 21, यानी कि 8 एकम 8, समझ रहे ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 0, यानी कि 1680 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल है तीसरा, जिसमें आपको कहा जा रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि 4m+2, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 4m+4, ऑप्शन नंबर सी में है 4m+1, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिंपल बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको पता है कि पूर्णांक जो है वो हमारा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर चर्चा केवल क्या किया है, पॉजिटिव का। यानी कहा जा रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 इस प्रकार ये जाएगा, ओके। अब ऑप्शन नंबर ए में जब हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 4m प्लस कितना है, 2 है। यदि हम m का मान 1 लेते हैं तो हो जाएगा 4 गुने 1 प्लस 2, 4 एकम 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। ये क्या है, सम है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4m+4, 4m+4, तो 4 गुने 1 प्लस 4 यदि लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये भी क्या है, सम है। हमको ढूंढने क्या कर रहा है, विषम कर रहा है कि विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। तो जब ऑप्शन नंबर सी में हम चेक करते हैं, हो जाएगा 4m+1, तो 4 गुने 1 प्लस 1, तो 4 एकम 4, 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 क्या है, विषम। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर भाज्य अभाज्य से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक और स्वयं से कटता है।
समझ में आ गया। और भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से कटता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है 27, ऑप्शन नंबर बी में है 35, ऑप्शन नंबर सी में है 13 और डी में है 56। अब यहाँ पर आपको देखना है चारों संख्या में कौन ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से केवल कटता है। तो 27 देखिए एक से भी, स्वयं से भी, और 3 नमा 27 3 से भी कट रहा है, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। 35 तो एक से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है, 7 बचे 35 एक्स्ट्रा से भी कट रहा है, ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 13 एक और स्वयं से ही केवल करता है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 13 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है आपको निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, परिमेय अपरिमेय संख्या से चूज करने वाला। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ पर आपको चूज करने के लिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है रूट 17। आपको पता है दोस्तों कोई भी संख्या यदि वह रूट के अंदर हो तो वह क्या होगा, हमेशा ऑलवेज अपरिमेय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 17 हो जाएगा अपरिमेय। तो ज्यादा आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक बात और आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जरूरी नहीं कि रूट के अंदर जो भी संख्या है वह सभी अपरिमेय ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि रूट के अंदर कोई संख्या है और उसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है तो वह क्या होगा, परिमेय। जैसे कि यहाँ पर बगल में क्या ऑप्शन में 100, तो 100 क्या होता है, 10 का वर्गमूल होता है ना 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 10 बाहर निकल जाएगा, 10 गुने 10, तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। रूट 4 ये 2 का जो है वर्गमूल होता है, आपको पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। आपको पता है कि रूट के अंदर जोड़ा में से एक क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यदि आपका रूट 4 में क्या हो जाएगा, परिमेय। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है 16 से 4 निकल जाएगा, 25 से 5 निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या है, परिमेय है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, अपरिमेय संख्या। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 2 का घातांक। ये सवाल तो बहुत ही आसान है, जब भी स्टार्ट आपसे सवाल पूछा जाए तो 144 का आप जो है एलसीएम निकाल लीजिए। नॉर्मली 2 से लगाइएगा, 2 सदी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, एक इधर आ गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, 2 कितने आ रहा है, 4, यानी कि 2 पर पावर 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 का घातांक कितना आ रहा है, 4। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दोस्तों इस टाइप का सवाल आपको 100% एग्जाम में आएगा है दोस्तों कि शांत अशांत चूज करने वाले। तो यहाँ पर क्या निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि शांत अशांत चूज करने का जो आपका फॉर्मूला है वो आपको पता है, हर जो होता है, हर जो आपका होता है नीचे वाला वो आपका 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का रूप का होना चाहिए। यदि आपका इस रूप में हर आपका हो रहा है तो वह क्या होता है, शांत हो जाता है। तो आपको पता है दोस्तों कि जब भी आपको याद रखना है, हाँ यहाँ पर 2 पर पावर n और 2 पर पावर m, ये दोनों में से सिंगल भी अगर रहे तो भी आपका क्या होगा, शांति होगा। दोनों रहे तो भी शांत होगा, लेकिन ये दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया हर के रूप में, तो वह हमेशा क्या होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। 243 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्योंकि 625 का आप जब निकालते हैं दोस्तों, आपको पता है कि ये क्या है, 25 के स्क्वायर होता है 625, 5 से लगाइएगा, यानी कि पूरा का पूरा ये 5 वाला टर्म है, समझ रहे हैं ना, 5 पावर 4 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5, ये 5 पावर m ग्रुप में ये आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन के अलावा एक जो है ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा बचता है जो क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि ये जो है शांत नहीं होगा। ओके, तो चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा। तो बहुत ही बिल्कुल इजी सवाल है, बच्चे वाला सवाल है दोस्तों, लेकिन ये सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। 45 और 60 इस टाइप का सवाल जब भी आपको आए तो 45 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा पचनामा 45 और 3 तिया 9, और ये आपका हो जाएगा 2 बार में 30 आएगा, फिर 2 बार में 15 आएगा, फिर 3 बार में 5 तिया 15। आप यहाँ पर देखिए कि दोनों में कॉमन कौन कौन है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से 3 आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से आपका 5 कॉमन हो जा रहा है, और कोई और है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि दोनों जो एलसीएम में जो मैचेबल है वो एक 3 है और दूसरा 5 है। तो इसका आंसर आपका मौसम जब निकालिएगा, यही पेयर में से एक को बाहर निकालना पड़ता है, तो 3 को बाहर निकालना है और 5 को बाहर निकालना है, और आपका आंसर हो जाएगा 3 5 15। तो बहुत ही आसान तरीके से आप मौसम निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आप इसको सजा कर भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुने 3 गुने 3, और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पर देखिए कि 3 3 का पेयर लग गया और ये 5 5 का पेयर लग गया। तो इस पेयर में से एक को बाहर निकालते हैं और 3 गुने 5 इस प्रकार क्या होता है, 15 एलसीएम होता है, मौसा हो जाएगा। और लॉसर निकालने के लिए जोड़ा का 1 और बाकी छोड़ करके जो भी है सभी को आपस में गुना करते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है आपको कि π/3 है। तो ये सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है हमेशा। आपको पता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से भाग दीजिए, वह क्या होगा, अपरिमेय ही
होगा। तो इसका मतलब है कि π/3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, बी राइट आंसर। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका क्या है, 0.7 पर जो है ऊपर में जो है रेखरिंग है और इसका जो है कहा जा रहा है कि मान क्या होगा, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ से आपको दे दिया है 0.7। ओके, और ये जो है रेखरिंग दे दिया गया है जिसको हम लोग बार भी के नाम से जानते हैं। और इसका जो है आपको मान पूछ रहा है कि p/q के रूप में क्या होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 3/9, 7/90 जो भी दिया हुआ है। तो जब इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों, इसको मान लीजिए कि लेट माना कि x बराबर 0.7 और ये आपको पता है कि जिस पर ये बार दिया हुआ रहता है, रेखरिंग दिया हुआ रहता है, तो वो संख्या बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, डिफाइंड होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकेंड। आप इसमें एक लॉजिक याद रखना, जब एक संख्या पर रेखरिंग दिया हो तो आपको दोनों तरफ 10 से गुना करना है, दो संख्या पर हो तो दोनों तरफ 100 से गुना करना है। इस प्रकार बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको 10 से गुना करना होगा, इधर हो जाएगा 10x और इधर जब 10 से आप गुना कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 10 से जब गुना कीजिएगा तो एक जो है पॉइंट कहाँ चला जाएगा, आगे, समझ रहे। क्योंकि यहाँ पर जब मान लीजिए 0.777 यदि हम लेते हैं, ठीक है ना, और इधर आपको 10 से यदि गुना करते हैं तो मान लीजिए पॉइंट जब उड़ाते हैं क्या कितना आएगा, 1 2 3 0 आएगा। तो 3 0 में 1 0 कट गया, कितना बचा, 2 0। 2 अंक के बाद ही दशमलव होगा ना। तो ये आपको समझाने के लिए केवल था, लेकिन आप इतना याद रखिए कि जब 10 से इधर गुना होगा तो 1 दशमलव बैक जाएगा और जब 10 से भाग होता है तो 1 दशमलव आगे मूव करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7.77, फिर ये रिपीटेड हो जाएगा। ये समीकरण आपका सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब अगला जो आपका काम होता है समीकरण सेकेंड में समीकरण 1 को क्या करना पड़ता है, आपको घटाना होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 को इसमें घटा दीजिए। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 0.77 यहाँ डिफाइंड होगा और इसको आपस में घटाना है। तो प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो जब इसको घटाइएगा तो दशमलव के बाद देखिए सभी 7 है, यहाँ भी सभी 7 है, तो घट के सभी क्या होगा, 0 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव, 7 में 0 घटाइएगा तो आपको 7 ही मिलेगा, बराबर है तो बराबर। और 10x में 1x घटाइएगा तो आपको मिलेगा 9x और यहाँ से x का मान आपका हो जाएगा 7/9। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 7/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सिंपली याद रखना है किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0, यानी कि 0 गुने 0 क्या आपका हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसो क्या होगा। आपको पता है कि a और b क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो एक और स्वयं से कटता हो। इसका मतलब है कि a और b, तो a भी अभाज्य है और b भी अभाज्य है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a गुने 1 ही केवल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो एक और स्वयं से कटता हो। तो यहाँ पर स्वयं और एक, समझ रहे हैं, सिर्फ आपको गुणनखंड यही लिख सकते हैं और b को आप लिख सकते हैं b गुने 1। तो आपको पता है कि मौसो जो आपको निकालना होता है, दोनों में कॉमन वाला जो होता है वही आपका मौसो होता है। तो यहाँ पर दोनों में पेयर किसका लग रहा है, एक का। इसका मतलब है कि a और b यदि अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a, 1 हो जाएगा आंसर। समझ गए, मौसो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि सॉरी लॉसो पूछ रहा है, मौसो 1 हो जाएगा। यदि आपको लॉसो पूछ रहा है तो लॉसो में आपको पता है कि पेयर वाला में से 1 और बाकी छोड़ के सभी को लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको a गुने b, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ रहे, जब लॉसो पूछेगा तो a गुने b आंसर हो जाएगा, जब मौसो पूछेगा तो 1 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये हो गया, यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। यानी कि दोनों का मौसो दे रखा है। ओके, मौसो का मान कुछ भी दे रखा है और आपसे यहाँ पर m का मान पूछ रहा था। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 65 और 117 का मौसो आपको निकाल लेना है। तो मौसो निकालने के लिए आपको 65 और 117 का पहले पेयर देखना है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 65 किसके पारा में आता है, तो 13 के पारा में, 13 × 5 = 65। और आपको पता है कि 13 के पारा में 117 भी आता है ना, 13 9 117 और ये हो जाएगा 3 3 9। इसका मतलब है कि दोनों में पेयर किसका लग रहा है, तो मात्र 13 का लग रहा है। तो 65 और 117 दोनों का मौसो क्या हो जाएगा, तो दोनों का मौसो आपका हो जाएगा 13 और इसी का मौसो का मान आपको दे रखा है कितना, 65 m - 117। इसका मतलब है कि 65 m - 117 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो 65 m बराबर, जब इसको उधर भेजिएगा क्या होगा, माइनस वाला चला जाएगा प्लस में, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 117। जब इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 7 3 10, 10 की 0 हासिल 1 और 1 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1 यानी 130 हो जाएगा। तो यहाँ से m का जो मान होगा 130 बटे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 13 से ये कट रहा है दोस्तों, 13 से कट रहा है तो 13 सब काट सकते हैं। 13 दाएं के 130 और 13 पचे 65 और 5 दूनी 10, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है
सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होगा। आपको पता है कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से करता हो। तो आपको पता है कि 2 एक और स्वयं से करता है, 3 एक और स्वयं से करता है, लेकिन 4 जो है एक स्वयं से करता है लेकिन 2 से भी करता है। इसका मतलब है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आपका हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य ये आपका हो गया भाज्य और क्या है 4। और सबसे छोटी अभाज्य की हम बात करें तो अभाज्य आपको पता है एक और स्वयं से करता है। आपको पता है कि सबसे छोटा से छोटा 2 ही संख्या कैसा है जो एक और स्वयं से करता है। इसका मतलब है कि अभाज्य की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2। अब इसका पूछ रहा है क्या चीज़, इसका पूछ रहा है मौसो क्या होगा। आपको पता है कि 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 और 2 तो ये सिंगल है ही, तो दोनों में पेयर किसका लग रहा है, केवल 2 का लग रहा है। इसका मतलब है कि इसका दोनों का मौसो क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है वी में। ओके, ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 5005 कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। ओके, ये सवाल बहुत ही आसान है लेकिन बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लीजिए आपको कहा दिया यार 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। आपको पता है कि 4 1 के पारा से भी हम 4 ला सकते हैं, समझ रहे ना। 2 के पारा में भी 4 आ सकता है और 4 के पारा में भी 4 आता है। ये तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गया 3, समझ रहे ना। उसी प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्योंकि बड़ा है तो बड़ा वाला निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको एलसीएम निकालना है इसका। तो यहाँ से आप 5 से लगा सकते हैं, 5 1 5 00 5 1 5, फिर लगाइए यहाँ पर कितना से लगेगा। तो 7 से देखते हैं, तो 7 1 7, शेष बच गया कितना 3 आ गया इधर, 7 चौके 28 और 2 आ गया इधर 23, 7 क्या 7 से कट रहा है बिल्कुल, हो जाएगा यहाँ पर 7 1 7 और यहाँ 3 आ गया इधर, हो गया आपका 30, 7 चौके 28, यहाँ से 2 गया इधर 7 या 21। तो यहाँ पर जो है 143 आ गया अब यहाँ पर, और 143 जो है ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, 143 किसी से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 5005 का जो गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, यानी एक तो सिंपल आपका 5005 को 1 से गुना कीजिएगा ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर क्या कीजिए 5 गुने, यानी कि यहाँ पर सिंपली आपको सिंपल ये दिमाग लगाना है कितना से किस में गुना करें, हमको यही आना चाहिए। तो 5005 को 1 से गुना करेंगे तो भी ये आएगा, और ये जो आपका गुणनखंड आया है इसी में आपको उलट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं 5 7 35, यदि 35 को 143 से गुना करते हैं तो भी आपको 5005 ही आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि आप 5 को सिंगल रहने दीजिए और 7 को इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 30 30 के 0 हासिल 3 और 7 कम 7 7 3 10। यानी कि आपको 1001 को 5 से गुना करते हैं तो भी आपको 5005 ही आएगा। फिर एक बार 7 को बाहर कर दीजिए और 5 को जो है गुना कर दीजिए इससे। ओके, 5 को गुना कर दीजिए इससे, यानी किसी से वही बात है, क्योंकि आपके बाहर में सिर्फ यही तीनों है ना। एक बार 5 को, एक बार दोनों को गुना करके इसको ले लिए, फिर एक बार 5 को सिंगल रख के इसको ले लिए, फिर एक बार 7 को सिंगल रख के दोनों को ले लेंगे, समझ रहे ना। तब इसको गुना कर दीजिए, 5 3 15 5 हासिल 1, 5 चौके 20 और 20 से 21 के 1 हासिल 2, 5 1 5 5 2 7, यानी कि ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5005 का जो गुणनखंड होगा वो 1 2 3 4, सिर्फ 4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। अब आपको पता है दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या जो होता है वो आपको 10 से स्टार्ट होता है और 999 तक आपका क्या होता है 2 अंकों की संख्या होता है। और इसमें कहा जा रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। बात समझ में आ रहा है, 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपको नॉर्मली यहाँ पर जो है 10 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक ना, 11 नहीं है, 12 3 से विभाज्य है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 3 से विभाज्य है। अब आपको बीच में दिमाग नहीं लगाना है, डॉटेड करके 99 तक ले जाना, क्योंकि 99 भी 3 से विभाज्य है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से पूछ रहा है संख्या, कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो हमने क्या किया, 12 15 स्टार्टिंग में जो था वो आपको ले लेना है और लास्ट वाला आपको एक संख्या ले लेना है जो 3 से विभाज्य है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आपको AP का इस्तेमाल करना है और N का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको A का मान दे दिया है 12, ठीक ना, 12 दे दिया है, और यहाँ से D का मान आपको निकल जाएगा 15 - 12 यानी कि 3, और यहाँ से TN यानी अंतिमा पद आपका दे दिया है 99, समझ रहे हैं। और यहाँ से आपको n का मान निकालने का, नंबर ऑफ संख्या आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको पता है कि Tn बराबर होता है A + n - 1 × D। अब अंतिमा पद कितना दे दिया है 99, और A का मान कितना दे दिया है 12, प्लस n का मान निकालना है आपको, और D का मान आपको कितना दे दिया है 3। तो दोस्तों इससे आगे मैं क्या सोल्यूशन करूँ, तो उम्मीद है आपको यहाँ से आप बना भी सकते हैं। चलो ठीक है, फिर भी हम बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से
12 को आप इस तरफ भेज दीजिए। ओके, तो 99 में 12 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो 9 में गया 2 तो 7 हो जाएगा, और 9 में गया 1 तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 87 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से 3 को n से गुणा कीजिए, 3n माइनस 3 को जब इधर भेजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 87, 3 कितना हो जाएगा 90 बराबर 3n, 3 से कट जाएगा कितने बार में, तो हो जाएगा 3 3 9 0, यानी कि n का मान कितना निकल गया 30, यानी कि 30 संख्या ऐसा होगा जो 3 से विभाज्य होगा। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बोल दिया कि परिमेय और अपरिमेय से जरूर आएगा आपके सवाल दोस्तों। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा √5 तो 100% क्या है, अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर परिमेय पूछ रहा है 2√3। आपको पता है कि रूट के अंदर से 3 भी नहीं निकल सकता है, और एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 4 - √5, तो √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक परिमेय और अपरिमेय का जो है घटाव जो होता है, सब्सट्रैक्शन जो होता है, वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है √16 है, और 16 4 का वर्गमूल होता है, जिसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ये डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 इससे बाहर निकल जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, परिमेय संख्या। अगले सवाल जिसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल इजी सवाल और मासूम सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। 5, 15 और 20, तो 5 को आप केवल 5 ही लिख सकते हैं। 15 की अगर हम बात करें तो 5 दिया 15 लिख सकते हैं, और 20 का यदि हम बात करें दोस्तों 20, तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 को आप लिख सकते हैं 5 × 2 × 2 ना, 5 × 10 10 × 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 का पूरा में पेयर लग गया और बाकी पेयर नहीं लग रहा, तो यहाँ पर तो सिंपल हो गया आपका मौसो डायरेक्टली। चलिए, तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि जो सभी में कॉमन होगा वही आपका मौसो होगा। तो यहाँ से मौसो तो आपको निकल गया 5। यहाँ पर लॉसो की अगर हम बात करें तो यहाँ से लॉसो क्या होगा, पेयर वाले में से एक को केवल लेना है तो आपका हो जाएगा 5, और बाकी सभी को लेना है तो 3 × 2 × 2, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। और आपसे कहा क्या जा रहा है दोस्तों, तो आपको कहा जा रहा है कि लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो लॉसो को ऊपर रखना है, तो लॉसो को रखना है ऊपर और मौसो को रखना है नीचे, तो 5 से कट जाएगा, 5 × 5 और 1 इधर आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि 12 ऊपर 1 नीचे, यानी कि 12:1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 12:1 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है दोस्तों 3.27 पर यहाँ पर रेखिंग दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि 3.27 पर रेखिंग। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है एक पूर्णांक है, बी में करा एक परिमेय संख्या है, सी में करा एक प्राकृतिक संख्या, और डी में करा एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहता है कि परिमेय और अपरिमेय में, तो सिंपल आपको याद रखना है दोस्तों, जिस संख्या पर रेखिंग आ जाए ये संख्या हमेशा क्या होगा, परिमेय। क्या होगा दोस्तों, परिमेय। इसको आपको सीधा याद रखना है, यानी कि स्टार का जब भी आपको सवाल पूछा जाए और उसके ऊपर रेखिंग दे दिया जाए, ठीक ना, तो वो संख्या हमेशा आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिमेय संख्या। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में जिसमें कहा जा रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। तो यहाँ पर सम संख्या का रूप क्या है, तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है m+2, बी में दे रहा है 2m+1, और सी में दे रहा है 2m, और डी में दे रहा है 2m-1। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि m कोई पूर्णांक है, m क्या हो गया, पूर्णांक। अब इसका मतलब क्या है कि m जो है पॉजिटिव भी होगा और m निगेटिव भी होगा, क्योंकि डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव क्या क्लियर नहीं किया, सीधे कह दिया गया कि m कोई पूर्णांक है। समझ रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि m यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो कह रहा है कि सम संख्या का रूप कौन होगा, सम संख्या का रूप कौन होगा। समझ रहे, अब यहाँ से एक एक ऑप्शन में आपको चेक करना है सम संख्या का रूप कौन होगा चाहिए। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि m का मान चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, वह कौन ऐसा इसमें कंडीशन है जिसमें हमेशा सम संख्या ही आना चाहिए। समझ रहे, तो यहाँ से यदि हम m+2 है, यदि m का मान यदि हम ले लेते हैं 2 तो आ गया 4, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं 3 + 2 तब आ जाता है 5, तो यहाँ पर सम भी आ रहा है विषम भी आ रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में करा है 2m+1, तो 2m+1 को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m का मान यदि हम चलो 2 ही लेते हैं तो 2 + 1 तो क्या होगा, 2 दूनी 4 1 5 क्या हो गया, विषम। लेकिन हमको क्या करा है, सम ढूंढने के लिए, तो ऑप्शन नंबर हम क्या लेंगे, सी को आप लेंगे। तो सी में क्या है 2m। यदि हम m का मान 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, यदि m का मान 3 लेते हैं 3 दूनी 6, तो ये भी सम ये भी सम। इसका मतलब है कि 2m ही एक ऐसा रूप है जिसमें पूर्णांक का सम या विषम कुछ भी संख्या ले रहे हैं तो फिर भी वो क्या आ रहा है, सम का ही रूप आ रहा है। तो इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको कहा जा रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच
कितने परिमेय संख्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1, 2 में दे रहा है बी, सी में दे रहा है 3 और डी में दे रहा है अनंत। तो बिल्कुल बिना देखे मारिए अनंत, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत जो है परिमेय निकाल सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मान लीजिए कि आपको दे दिया है 2 और 4 के बीच परिमेय निकालिए, तो बिल्कुल क्या करिए, दोनों को आप ऐड कीजिए, यानी इसका फॉर्मूला ही होता है a + dy/2, समझ रहे हैं ना। तो सिंपली आपको दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना, आप कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका 6/2, यानी कि आ गया 3। 3 भी परिमेय होगा क्योंकि दोनों के बीच है। फिर क्या कीजिए, जो आपको संख्या फिर आप 2 + 3/2 कर लीजिए, यानी कि पहला और जो निकला उसको प्लस करके फिर कर लीजिए, तो आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5। ये भी दोनों के बीच में ही आता है। तो यानी कि दोनों को ऐड कर करके जोड़ करके आप बहुत सारा जो है संख्या आप निकाल सकते हैं परिमेय दो संख्याओं के बीच। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है जिसमें आपको कहा जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसौ दिया हुआ, ab का मौसौ गुने ab का लौसौ निम्न में से किसके बराबर है? समझ रहे? सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए। अब यहाँ पर a b क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसका कह रहा है कि ab का मौसौ गुने ab का लौसौ किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मूला ही दे दिया गया। आपको पता है दोस्तों ab का लौसौ गुने ab का मौसौ बराबर क्या होता है? a गुने b, यानी कि इसका फॉर्मूला ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ab इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 2.1311। चलो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बच्चा बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो 2.1 फिर दिया है 2.1331, 2.31। ओके, फिर दिया है 2.13, फिर दिया है 113, फिर दिया है 1113, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर दिया है 111413, फिर डॉटेड कर दिया। जब भी आपको इस टाइप के सवाल आ जाए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद सिर्फ 13 ही सीमित है। 13 के बाद क्या है? देखिए यहाँ एक था, यहाँ डबल एक आ गया 113, फिर देखिए 1113, फिर देखिए 111413। इसका मतलब है कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इसका मतलब क्या होगा? बढ़ते रहेगा, यानी इसका कोई अनंत नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए कि वो रिपीटेड बार बार बनी, वो संख्या रिपीट बार बार नहीं, वो बढ़ते जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? इस प्रकार की संख्या का आपको करना है अपरिमेय संख्या। तो यदि इस प्रकार की संख्या जब भी आपको आ जाए और ऑप्शन में कहे कि परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर सीधे आपको एकदम बिना देखे मारना है अपरिमेय संख्या, राइट आंसर। समझ में आ गया? आपको याद रखना, यदि आपको इसी प्रकार यदि देखिए 2 1, यदि 3 3 3 ये रिपीट कर दे, तो इसको क्या करना है? 2.3 पर आप ब्रेकिंग मार सकते हैं, ये स्टॉप हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन यहाँ पर आप ब्रेकिंग नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 संख्या, 2 संख्या, फिर 3 संख्या, 4 संख्या, ये बढ़ते जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये अपरिमेय। समझ गए? ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर bq + r में r के लिए कौन सा सत्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि ये आपका हो जाता है भाजक, और ये आपका हो जाता है भाज्य, और ये आपका हो जाता है भागफल, और नीचे में जो बचता है वो आपका क्या हो जाता है? शेषफल। चलिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर क्या करना है कि भाज्य जो है वो a है, यानी यहाँ a भाजक b, और आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर a बराबर bq + r में r के लिए कौन सा सत्य है, यानी शेषफल आपका होता है r। ध्यान दीजिए, अब r का जो मान होता है वह क्या होता है? r का मान जो शेषफल होता है, जब भी आप देखते हैं किसी संख्या में भाग लगाते हैं, जो शेषफल जो लास्ट में बचता है वो हमेशा इससे छोटा होता है। अगर बड़ा होगा तो फिर भाग लग जाएगा, तो शेषफल रहा कैसे? शेषफल हम उसको कहते हैं जिसमें भाग अब नहीं लग सकता। इसका मतलब क्या है कि b से जो है r का मान हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा, यानी शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। ओके, बराबर भी नहीं, क्योंकि बराबर होगा तो फिर लग जाएगा भाग। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, ये हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, a है कि आपका क्या? भाज्य। अब यहाँ पर अब 0, तो r का मान जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, r का जो मान है, r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल ये जरूरी नहीं कि वो 0 ही होगा। शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन r का मान हमेशा ऑलवेज v के मान से क्या होगा? छोटा होना चाहिए। यानी कि v का मान हमेशा क्या होगा? बड़ा, इज ग्रेटर देन। r हमेशा v से क्या होगा? छोटा, क्योंकि शेषफल जब भाजक से छोटा होगा तभी तो भाग नहीं लगेगा। यदि बड़ा रहेगा तो भाग फिर लग जाएगा, फिर शेषफल बचेगा कैसे? तो शेषफल तभी होगा जब v से जो है r का मान क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन शेषफल 0 से बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों? 0
यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा आर का मान और बी से छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब अलग, यानी कि जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 2/3 √25/49 √11 7/3, तो इसमें से आपको कहा जा रहा है कि चूज करने के लिए कौन विजातीय है, कौन सबसे अलग है। तो आपको पता है कि 2/3 क्या है आपका परिमेय है 7, और दूसरा बी में 25/49 जो है 25 का 5 निकल जाएगा, 49 का जो है 7 निकल जाएगा, कि 7/49 होता है। तो यहाँ से जो है 5/7 ये भी आपका क्या है परिमेय है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 7/3 ये भी आपका परिमेय है, लेकिन √11 जो है वो क्या आपका अपरिमेय है। ये क्या हो गया विजातीय, तीनों ऑप्शन से क्या हो गया अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल है दोस्तों, आपको पता है कि √5 है, इसमें ऐसा एक ऑप्शन है कि √5 का जो मान होता है 2 समथिंग होता है, यानी कि इसका मतलब है कि 2 और 2.5 के बीच जो अपरिमेय संख्या होगा वो √5 का होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना दोस्तों, आपको √3, √5, √7 ये तीनों का मान आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल इससे आ जाता है, तो आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप टिक लगा सकते हैं। तो √3, 5, 7 ये 3 का रूट आपको याद रखना है। ओके कि इसका मान क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही वाले को चुनने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों कहा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, ये जरूरी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। यदि आपको एक परिमेय दे दे और एक अपरिमेय संख्या दे दे और इसका गुणनफल आपको कहा जाए तो वह हमेशा ऑलवेज क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्य है ऑप्शन नंबर बी। आपको सिंपल याद रखना है, जब भी एक अपरिमेय हो और एक परिमेय हो, ठीक ना, अलग अलग, उसका जोड़ घटा गुना भाग सभी क्या होगा, अपरिमेय। ये दिमाग में आपको डाल लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, चलिए n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n का मान क्या होगा 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, n एक प्राकृत संख्या है। अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है, n एक प्राकृत संख्या है, तो कह रहा है कि √n है, √n क्या होगा, √n क्या है। अब √n कह रहा है क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब √1 यदि लेते हैं तो 1 आता है, √2 लेते हैं तो ये बाहर नहीं निकल पाता है, रूट अंदर आ जाता है, √3 भी अंदर ही रह जाता है, समझ रहे हैं ना। और √4 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 2 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा हमेशा प्राकृत संख्या गलत, हमेशा अपरिमेय संख्या ये भी गलत, हमेशा परिमेय संख्या ये भी गलत, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, ये क्या 1, 2 प्राकृत संख्या, लेकिन √2 और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो √n का जो मान होगा वह कभी प्राकृत संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जिसमें कहा जा रहा है कि x⁻n+1 का एक गुणक जो है x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको x⁻n+1 जो है आपको इसका एक गुणक कर रहा है, वो क्या है, वो आपका है x+1। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि n क्या है, n निश्चित रूप से क्या है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अब सिंपल आपको पता है कि इसका गुणांक ये है, इसका मतलब है कि इसको 0 के बराबर हम लिख सकते हैं। इसका x+1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x मान क्या हो जाएगा -1, यानी x की जगह पर हम -1 को ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका गुणांक होता है और जो उसका गुणांक जो होता है 0 के बराबर करने के बाद जो आपका मान x आता है, वो यदि मान इसमें यदि हम रखें तो उसका मान हमेशा क्या आना चाहिए 0। इसका वैल्यू पुट करने के बाद x मान पुट करने के बाद यहाँ पर इसका मान क्या आना चाहिए 0, तो तभी आपका ये जो है इसका गुणांक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको पता है गुणनखंड विधि जब आप निकालते होंगे, जिसका जो गुणांक होता है यदि उसका मान उसमें x मान पुट किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आना चाहिए, तभी उसका गुणांक होगा, नहीं तो गुणनखंड उसका नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x मान -1 पुट करेंगे और पुट करने के बाद n का मान भी हम लेंगे यहाँ पर कुछ अलग अलग, और देखेंगे किस मान पर लेने के बाद इसका मान 0 आ जाता है। तो जिसका 0 आएगा वही उसको हम पकड़ेंगे हम यहाँ पर। तो क्या होगा, x मान के लिए -1 हम ले लेते हैं और यहाँ पर n का मान के बाद ले लेते हैं 1। ओके, +1, तो क्या होगा -1 + 1 बराबर आ गया 0। क्या आ गया 0, इसका मतलब एक काम किया, एक काम यहाँ पर किया। अब यहाँ पर जब -1 पर पावर हम 2 लेते हैं और +1 यानी n का मान 2 लिए, यहाँ पर n का मान 1 लिए, यहाँ पर n का मान 2 लिए, तो -1 पर पावर 2 का मतलब -1 गुने -1 यानी कि क्या आएगा, केवल 1 आ जाएगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, कितना आ गया 2, यानी कि 0 नहीं आया, यानी 2 काम नहीं किया है, ठीक ना।
अब यहाँ पर n का मान ले लेते हैं -3, सॉरी n का मान ले लेते हैं 3 और +1 हो जाएगा। तो -3 जब किसी संख्या पर पावर विषम होता है तो इसका जो है माइनस है तो माइनस में रहता है, प्लस है तो प्लस में रहता है, चिन्ह नहीं बदलता है, समझ में आ रहा? तो ये इसको आप 3 बार लिखिएगा, -3 गुने -3 सॉरी -1 गुने -1 गुने -1, तो यहाँ इसका मान आएगा आपको -1 ही आएगा, बस समझ में आ रहा? तो -1 और यहाँ पर +1, फिर क्या मिलेगा 0। इसका मतलब है कि 0 आ रहा है, लेकिन कब? जब n का मान 1 रखें तब 0 आया, जब n का मान 3 रखें तब 0 आया, लेकिन जब n का मान 2 रखें तो 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि इसका शून्यंक, इसका गुणनक हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जब n का मान विषम आ रहा है 1 और यहाँ देखिए क्या रखे 3, तब जाकर इसका मान 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर n का जो मान होगा वो विषम पूर्णांक होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, जब हम n का मान सब ले रहे हैं पावर तो इसका मान अलग अलग आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, आप इसमें 5 भी मान पुट कीजिए फिर भी आपको 0 आ जाएगा, यानी विषम जब ले रहे हैं पावर n का तब जाकर के 0 आ रहा है, इसका मतलब यह एक विषम पूर्णांक होगा n। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जिसमें कहा जा रहा है 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, आप x पर पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x गुने x गुने x गुने x 4 बार, और फिर क्या आपका y यहाँ पर लिख दीजिए y गुने y। अब दूसरा क्या है दोस्तों 12xy, तो 12 का आप क्या लिख सकते हैं 6 गुने 2 6 दूनी 12xy, तो x गुने y। अब यहाँ पर देखिए 6 कॉमन आ रहा है दोनों में एक x कॉमन आ जाएगा और दोनों में एक y कॉमन आ जाएगा, केवल एक कॉमन आ रहा है। आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा HCF। इसका मतलब है 6 बाहर निकलेगा, यहाँ से x बाहर निकलेगा, यहाँ से y बाहर निकलेगा, यानी कि 6xy। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 6xy, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या आता है आपका भाजक गुने भागफल और प्लस क्या आता है दोस्तों शेषफल। तो यहाँ से क्या कहा जा रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें, ठीक है ना, किस संख्या से विभाजित करें, यानी कि भाजक का मान आपको नहीं दिया है लेकिन भाज का मान दे दिया है, और कितना दिया है 278। तो भाजक का मान नहीं दिया तो भाजक को भाजक आगे दीजिए, इसको मान लीजिए x, नहीं कुछ होता x। भागफल का मान आपको दे दिया है 12 और शेषफल का मान दे दिया आपको 2। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा 2 को इस तरह भेज दीजिए, तो 278 में 2 जाएगा 276 बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 12x की गुना में तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ से x मान निकालना है, भाजक का मान निकालना है, 12 को इस तरह भेजना होगा, तो x बराबर हो जाएगा 276/12। आप यहाँ से 12 को 12 से काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। चलिए हम यहाँ लिखते हैं 12 दूनी 24, शेष बच गया 3, तो आ गया 3 इधर हो जाएगा 36, 12 3 36, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 23, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0.105 का p/2 पर पावर n गुने 5 पावर m के रूप में कौन है। ओके, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको क्या करना है 0 दशमलव क्या दिया हुआ है 105। अब यहाँ से दशमलव पुराना है और नीचे में क्या आ जाएगा 1 2 3 संख्या है तो कितने 1000 आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना है वो ध्यान दीजिए, ऊपर में बच गया 105, अब नीचे में चलिए देखते हैं यहाँ से 5 से कट रहा है, चलो 5 से काट दो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर काट करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से नीचे आ जाएगा 1000, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 सॉरी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ऊपर 21 आ गया, 5 से काटेगा तो जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 2 0। ओके, हो गया 21/200। आप 200 क्या लिख सकते हैं 200 का आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो 200 के यहाँ पर एलसीएम भी निकाल सकते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। 200 के एलसीएम निकालेगा तो आ जाएगा 100, आ जाएगा 50, आ जाएगा 25, आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है कि 2 पर पावर कितने 1 2 3 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब 21/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। दोस्तों सअभाज्य युग्म वह होता है जिसमें दोनों संख्याओं का मौसो हमेशा 1 आना चाहिए। युग्म सअभाज्य है यानी कि दोनों संख्याओं का दोनों युग्म का आपको चेक करना है किसका मौसो जो है 1 आना चाहिए CR। तो यहाँ पर चेक करना होगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर चेक करना होगा 13 52। तो यहाँ से 13 को आप लिख सकते हैं 13 गुने 1, लेकिन 52 को आप लिखिएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52, इसका मौसो आ रहा है 13। ये नहीं होगा क्योंकि 1 होना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पर बी में चेक करते हैं 18 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 6 6 3 18, और दूसरा क्या है 25, तो 25 को लिखिएगा 5 गुने 5। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है,
दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अपना मन से हम एक तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में भी जो है इसका 18 गुणनखंड है, ये 25 का गुणनखंड है। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक तो कॉमन आ सकता है, क्योंकि एक तो अपना मन से लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 18 25 का ही युग्म ऐसा है जिसका HCF 1 आ रहा है, जिसका मतलब है ये आपका सम अभाज्य हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो चलते हैं अगले। चलिए दोस्तों, आखिरी आपका सवाल है लास्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक वास्तविक संख्या होती है। आपको पता है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि आपको पता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया सभी काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एकदम डिट्टो रखिए कि इस टाइप के सवाल आपको आएगा ही आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिए, आपके लिए उतना बेहतर है दोस्तों। तो इसी प्रकार जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स पर एनालिसिस करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपके बीच लाते रहेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।